गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 15 की। चैप्टर नंबर 15 में लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था 2 नंबर हम बात कर रहे थे। आज हम 3 नंबर की बात करेंगे। वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। इंग्लिश में अगर बात करें, इंसरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इन क्लोनिंग वेक्टर्स। ओके, इसकी बात करते हैं। इससे पहले हमने वांछित जीन की पहचान, पृथक्करण, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड जो प्लाज्मिड या वेक्टर्स की आवश्यकता होती है उसकी बात जो थी वो कर ली थी। वांछित जीन को वाहक जीन में हमारे पास वाहक भी है और वांछित जीन भी है। दोनों जो हैं हमारे पास हैं। अब हमें करना क्या है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सर्वप्रथम दोनों जीनों में समान रेस्ट्रिकेशन स्थल बनाए जाते हैं। दोनों में क्या बनाए जाते हैं? समान रेस्ट्रिकेशन या प्रतिबंधित स्थल बनाए जाते हैं। रेस्ट्रिकेशन स्थल बनाए जाते हैं, इसके बाद दोनों को जोड़ा जाता है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ा जाता है। वाहक प्लस वांछित जीन को जोड़ने की क्रिया कहलाती है लाइगेशन। क्या कहलाती है? लाइगेशन कहलाती है। याद रखना इस बात को, इम्पोर्टेंट बात है। वाहक और वांछित जीन को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लाइगेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अगर बात करें, लाइगेशन की प्रक्रिया में अगर हम बात करें कि कौन कौन से एंजाइम जो हैं वो काम आते हैं, उनकी हम बात करते हैं तो 6 एंजाइम मुख्य रूप से काम आते हैं। 1 नंबर अगर हम बात करें तो आपको पता ही है, हम पढ़ भी चुके हैं। रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। 2 नंबर पे बात करें तो मिथाइलेज। कौन सा है? मिथाइलेज। कौन सा है? मिथाइलेज। 3 नंबर अगर बात करें तो डीएनए लाइगेज, डीएनए को जोड़ने वाला डीएनए लाइगेज। ठीक है। 4 नंबर बात करें एंजाइम की तो एल्केलाइन फास्फेटेज। एल्केलाइन फास्फेटेज। और बात करें 5 नंबर की तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और प्यारे बच्चों, लास्ट है आपका 6 नंबर की बात करें तो वो है आपका टर्मिनल ट्रांसफेरेज। प्यारे बच्चों, 6 एंजाइम हैं जो वाहक और वांछित जीन को जोड़ने की जो लाइगेशन प्रोग्रेस होती है उसके अंदर ये काम आते हैं। रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस, मेथाइलेजेज, डीएनए लाइगेज, एल्केलाइन फास्फेटेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और टर्मिनल ट्रांसफेरेजेज। प्यारे बच्चों, ये एंजाइम हैं, इनका वर्णन आपके नहीं दिया हुआ है। आपको केवल इनके बारे में याद रखना है, इनके नाम जो हैं आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे। ये 3 नंबर बात हो गई। आगे बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर जो है वो क्या होगा? 4 नंबर है पुनर्योगज डीएनए का प्रपोषी कोशिका में गुणन। अब वाहक और वांछित जीन मिली। वांछित जीन को हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या बना? रिकॉम्बिनेट डीएनए हमारे पास बन चुका है।
अब इस रिकॉम्बिनेट डीएनए को किस में प्रवेश करवाया जाएगा? परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया जाएगा। परपोषी कोशिका में गुणन करवाया जाएगा या प्रवेश करवाया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए इन होस्ट सेल। परपोषी कोशिका को क्या बोलते हैं? होस्ट सेल। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट सेल, समझ रहे हो मेरी बात को? ये इसके अंदर होगा। बात करते हैं इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा। देखिए हम बात करें तो परपोषी कोशिका में डीएनए को पुनर्योगज 2 प्रकार से निवेशित किया जा सकता है। जब भाई होस्ट कोशिका के अंदर या परपोषी सेल के अंदर जब हम रिकॉम्बिनेट डीएनए को प्रवेश करवाएंगे तो उसके 2 मेथड रहते हैं। कितने मेथड रहते हैं? 2 मेथड जो हैं वो रहते हैं। 2 मेथड कौन कौन से हैं? एक तो है प्यारे बच्चों रूपांतरण। कौन सा है? रूपांतरण, अर्थात इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। आवाज़ थोड़ी मेरी धीरे आ रही होगी, तबीयत थोड़ी सी खराब होने की वजह से, ठीक है ना। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है पारकर्मण। किसके द्वारा? पारकर्मण द्वारा, अर्थात ट्रांसड्यूशन। ओके, ट्रांसड्यूशन, रूपांतरण और पारकर्मण द्वारा। इस प्रक्रिया के अंदर अगर हम बात करें तो ई कोलाई जीवाणु कोशिका का मुख्य प्रयोग परपोषी के रूप में किया जाता है। कौन सी कोशिका का? ई कोलाई जीवाणु कोशिका का। ई कोलाई जो जीवाणु बैक्टीरिया सेल है, उसका जो है प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? होस्ट सेल के रूप में या परपोषी कोशिका के रूप में किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? परपोषी कोशिका के रूप में किया जाता है। इन प्रक्रियाओं का जो अध्ययन है, अगर हम बात करें पारकर्मण की या फिर रूपांतरण की, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ई कोलाई कोशिका में पुनर्योगज डीएनए का गुणन होता है। तो पुनर्योगज जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसका गुणन जो है वो कौन सी कोशिका में होगा? ई कोलाई कोशिका में होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी कोशिका में होगा? ई कोलाई सेल के अंदर होगा। ये 4 नंबर बात थी। इसके बाद हम प्यारे बच्चों 5 नंबर बात करते हैं, क्लोन की गई जीन की पहचान व अन्य जीवों में रूपांतरण। 5 नंबर बात करते हैं क्लोन की गई जीन की पहचान एवं अन्य जीवों में रूपांतरण। अन्य जीवों में स्थानांतरण लिख सकते हो, स्थानांतरण। क्लोन की गई जीन की पहचान व अन्य जीवों में स्थानांतरण, अर्थात बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन्ड जीन एंड इट्स ट्रांसफर इन अदर ऑर्गेनिजम्स। समझ रहे हो ना बात? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन्ड जीन एंड इट्स ट्रांसफर इन अदर ऑर्गेनिजम्स। क्लोन की गई जीन की पहचान करनी है और उन्हें अन्य जीवों में क्या करना है? स्थानांतरण करना है। जब वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ दिया जाता है, कौन सी जीन को? वांछित जीन को किसके साथ जोड़ दिया जाता है? वाहक जीन के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। डिजायर्ड जीन थी, कौन सी जीन थी हमारे पास? डिजायर्ड जीन थी। इसको वेक्टर्स के साथ जोड़ दिया गया। किसके साथ जोड़ दिया गया? वेक्टर्स के साथ जोड़ दिया गया। तो कई अवांछित उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। इसके साथ क्या है? कई अवांछित उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। अवांछित उत्पाद को हटाने के लिए जो परपोषी कोशिका में पुनर्योगज डीएनए का चयन के लिए विशेष प्रकार की जो जीन है उनका प्रयोग किया जाता है और उन जीनों को बोला जाता है मार्कर जीन। क्या बोला जाता है? मार्कर जीन। तो प्यारे बच्चों, मार्कर जीन क्या करेंगे? अवांछित पदार्थों को हटाने का काम करेंगे। अवांछित उत्पादों को हटाने का काम कौन सी जीन करेंगी? कौन सी जीन करेंगी? जो मार्कर जीन है वो करेंगे, जो कि रूपांतरण कोशिका में विशेष लक्षण उत्पन्न करती हैं और इस जीन को वाहक डीएनए में जोड़ देती हैं। जैसे अगर हम एक जीन की बात करें, एक मार्कर जीन की बात करें फॉर एग्जाम्पल के रूप में, तो केनामाइसिस प्रतिरोधक
जीन, कैनामाइसिस प्रतिरोधक जीन जो है वो इस प्रकार से काम आती हैं। मार्कर जीन के अलावा कुछ ऐसी जीन भी होती हैं जो कोशिका में विशेष लक्षण प्रदर्शित करती हैं। उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? रिपोर्टर। उनको क्या बोला जाता है? रिपोर्टर जीन कहा जाता है। उनको क्या बोला जाता है? रिपोर्टर जीन बोला जाता है, जो क्या लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करती हैं, जो फिनोटाइप होता है वो प्रदर्शित करते हैं। कौन सा टाइप? फिनोटाइप जो है वो प्रदर्शित करते हैं, उनको रिपोर्टर जीन कहते हैं, जो अपने लक्षण प्रारूप के कारण दूसरी कोशिकाओं से क्या दिखती हैं? अलग दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो LUC, इसको ल्यूसीफरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूसीफरेज जो है वो भी इसको बोला जाता है। जीन जो जुग्नों में उपस्थित होती है तथा जैव प्रतिदीप्तीकरण उत्पन्न करती है। क्या करती है? जैव प्रतिदीप्तीकरण उत्पन्न जो है वो करती है। अब हमारा लास्ट जो है रहा है रिकॉम्बिनेंट DNA के मुख्य चरण 6 पढ़े थे, उसमें लास्ट हमारा है वांछित जीन की अभिव्यक्ति। कौन सा है? वांछित जीन की अभिव्यक्ति। वांछित जीन की अभिव्यक्ति। वांछित जीन की अभिव्यक्ति की बात करते हैं, अर्थात एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। वांछित जीन से प्राप्त क्लोन जीन की अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है कि क्लोन जीन को ई कोलाई से प्राप्त कर उसे किसी सूक्ष्म जीव या पादप या जंतु में निवेशित करवाकर उसे वांछित उत्पाद प्राप्त करना क्या कहलाता है? वांछित जीन की अभिव्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? वांछित जीन की अभिव्यक्ति कहलाता है। जैसे अगर उदाहरण की हम लोग बात करें तो ई कोलाई में, उदाहरण की अगर बात करें तो ई कोलाई में इंसुलिन उत्पादन, ई कोलाई में क्या? इंसुलिन उत्पादन। ई कोलाई में कौन सा उत्पादन? इंसुलिन उत्पादन। ठीक है। वे पादप जंतु जिनमें विजातीय DNA उपस्थित होता है ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। भाई ऐसे प्लांट या एनिमल्स जिनके अंदर जो विजातीय DNA अगर उपस्थित होगा, कौन सा DNA? विजातीय DNA अगर उपस्थित होगा तो पादपों को तो क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट्स, और उनको क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अर्थात जंतु। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट DNA जो टेक्नोलॉजी थी उसके हमने 6 जो है विभिन्न चरणों की बात की, और अगले वीडियो के अंदर हम cDNA या पूरक DNA एंड जीनोमिक लाइब्रेरी की बात जो है वो करने वाले हैं। ओके।